हेलो बच्चों, इससे पहले जो हमने 3 वीडियो देखे उसमें एक इम्पॉर्टेंट भौतिक राशि विद्युत द्विध्रुव पर चर्चा करी। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमने ज्ञात की और ये पाया कि जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समान दूरी के लिए निरक्ष की तुलना में दुगनी है। इस चैप्टर में एक टॉपिक और शेष है और वो टॉपिक है यदि इस द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या स्थिति होगी। तो हम इसी टॉपिक को आज सीखेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण। मान लें कि एक समान विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में और एक समान विद्युत क्षेत्र को हम इस तरह की समान अंतराल पर समांतर रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। मैं जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ ये एक समान है और समान हो तो स्थिति अलग होगी। इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव स्थित है। ये मान लेते हैं एक द्विध्रुव है जिसमें एक ऋणात्मक आवेश -q और यहाँ पर धनात्मक आवेश b पर +q स्थित है। द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम 2a लेते हैं। क्या होगा? हम जानते हैं जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश लाया जाता है तो उस आवेश पर एक बल लगता है और इसलिए इस पर और इस पर दोनों आवेशों पर एक बल कार्य करेगा। धनावेश पर जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। अतः इस धनावेश पर जो बल लगेगा बच्चों वो इस दिशा में लगेगा, F that is QE, और इस आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, अगेन F बराबर QE। दोनों आवेश चूंकि समान है और दोनों ही आवेश समान विद्युत क्षेत्र में है इसलिए दोनों आवेशों पर बल समान मात्रा में लगेगा। लेकिन एक धनावेश है एक ऋणावेश है तो दोनों पर लगने वाले बल की दिशाएं परस्पर विपरीत होंगी। बच्चों, यदि हम इस द्विध्रुव पर लगने वाले नेट बल की बात करें तो नेट बल जो लगेगा वो QE एंड -QE इक्वल टू 0 होगा। यानी परिणामी बल द्विध्रुव पर 0 होगा जिसके परिणाम स्वरूप द्विध्रुव में कोई स्थानांतरीय गति नहीं होगी क्योंकि बल जो कारक है स्थानांतरीय गति का है और घूर्णन गति का कारक बलाघूर्ण है। तो दूसरे पॉइंट पर हम विचार करें, चूंकि दो बल कार्य कर रहे हैं इस द्विध्रुव पर, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, समान विपरीत दिशा में है परंतु इनकी क्रिया रेखा एक नहीं है। हमने 11th में पढ़ा कि जब किसी वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं, एक इस प्रकार से मान लें एक इस प्रकार से, तो आप देखें दोनों बलों की क्रिया रेखा समान है और विपरीत दिशा में है तो बल निरस्त हो गए। लेकिन इस तरह से यदि बल हो, बारिश का मौसम है, इस तरह से बल कार्य करें तो इस बल की क्रिया रेखा ये होगी और इस बल की क्रिया रेखा ये होगी और ये बल एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। बल युग्म बल आघूर्ण उत्पन्न करता है और परिणाम स्वरूप वो बलाघूर्ण उस वस्तु को घूर्णी गति प्रदान करता है जो कि इस दिशाओं में बल लगेंगे तो घूर्णन उत्पन्न होगा। तो यहाँ भी यही स्थिति होगी क्योंकि इस बल की क्रिया रेखा ये है, ये क्रिया रेखा मान ले इसकी, और इस बल की क्रिया रेखा ये है। दोनों क्रिया रेखाएं एक नहीं है इसलिए इस पर बल युग्म लगेगा और बल युग्म लगेगा यानी बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। तो द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं।
आपने 11th में सीखा बल आघूर्ण का मान दोनों बलों में से किसी एक बल का मान, क्योंकि दोनों बल समान और विपरीत दिशा में ले रहे हैं, किसी एक बल का मान तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी। तो यहाँ पर दोनों बल इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी, बलों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी, बल QE F बराबर QE और दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा ये है, ये क्रिया रेखा इसकी, ये क्रिया रेखा इसकी, और दोनों के बीच जो लंबवत दूरी है बच्चों, ये दूरी लंबवत दूरी बनेगी, ये लंबवत दूरी। इस दूरी का मैं कुछ नाम दे दूं, A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। तो लंबवत दूरी जो बनी वो दूरी ये है, एक बल दूसरा बल, इसके बीच लंबवत दूरी, और ये दूरी है BC। अब यहाँ हमें ये ज्ञात है कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। प्रश्न यही है कि कोई द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, दैट इज Q इंटू 2A, और एक समान विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर स्थित है, तो बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो थीटा कोण है ये, तो यहाँ पर हमें इस दूरी को ज्ञात करना है, और हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं कि थीटा से लगती ये भुजा cos थीटा होगी, तो ये बनेगी 2A cos थीटा और ये बनेगी 2A sin थीटा। यदि आपको इसको ज्ञात करना है तो इस त्रिभुज में आप sin थीटा ले सकते हैं। यहाँ sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है BC और कर्ण है 2A, तो BC बराबर 2A sin थीटा, जो कि आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं, तो बल आघूर्ण आया टॉ बराबर QE इंटू 2A sin थीटा। बच्चों यहाँ Q और 2A, यहाँ Q इंटू 2A क्या होगा, याद कीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण P, अतः टॉ बराबर बल आघूर्ण बराबर P E sin थीटा। ये बल आघूर्ण का मान ज्ञात है। अब यहाँ ये देखना है कि बल आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है। जब कोई सदिश भौतिक राशि होती है तो उसकी दिशा का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, साथ ही मात्रक और द्विमात्रा भी होना चाहिए। तो बच्चों सदिश रूप में इसको ऐसे लिखेंगे, सदिश रूप में तो सदिश, जो सदिश है उनके बीच ऊपर आप सदिश का निशान लगाइए। क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है? हाँ, तो सदिश का निशान लगाएं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है? हाँ, सदिश का निशान लगाए, और साइन थीटा डिसाइड करेगा क्रॉस आएगा, क्योंकि हमने सदिश और अदिश गुणनफल में पढ़ा है कि A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। ये A और B जो है परिमाण है। यहाँ दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें प्राप्त परिणामी भी सदिश राशि होती है, सदिश गुणनफल कहलाता है। ये आपने पढ़ लिया है। यदि यहाँ पर आप इसका मात्रक निकालें तो मात्रक यहाँ से निकल जाएगा। प्रारंभिक स्थान से हम मात्रक निकालें तो ज्यादा सही रहेगा। तो बच्चों इसका जो मात्रक बनेगा, मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर पूरा लिखें तो ऐसे लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर। और विमीय सूत्र यदि लिखें तो विमीय सूत्र बनेगा, बल का विमीय सूत्र है m1 L1 T-2 एंड बीच की दूरी है तो L1, तो आप देखें m1 L2 T-2 विमीय सूत्र है जो कि कार्य के
विमीय सूत्र के तुल्य है। बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है, इसलिए इसकी दिशा की चर्चा भी हमें करनी होगी। तो हम ये देखें कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है टॉ बराबर P क्रॉस E, इसका तात्पर्य है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा P और E से निर्मित तल के लंबवत तल में होगी। हमने सदिश गुणनफल में ये चीज सीखी है कि जो सदिश का परिमाण है, जो परिणाम है, इसकी दिशा इन दोनों के तल से लंबवत होती है। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ये लूं और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये लूं तो इसे मैं इस तरह से दर्शाऊं। तो ये जो है E की दिशा है और ये P की दिशा है। इन दोनों से जो तल निर्मित होगा ये तल ये बनेगा और इस तल के लंबवत तल में ये दिशा होगी या ये दिशा होगी, जो कि दक्षिणावर्ती पेच के नियम से निकाली जा सकती है। तो यहाँ जो दिशा होगी बच्चों वो P व E से टॉ की दिशा P व E से निर्मित तल के लंबवत होगी। बच्चों अब हमने ये सीख लिया कि ये द्विध्रुव आघूर्ण जो विद्युत द्विध्रुव है ये किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है और इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। इस तरफ बल लगेगा और इस पर इस तरफ बल लगेगा। परिणाम स्वरूप ये द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा और घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। कितना बल आघूर्ण लगेगा, ये बल आघूर्ण हमें इस थीटा से और समझ में आएगा, क्योंकि बल आघूर्ण P और E दोनों पर निर्भर कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच बनने वाले कोण पर भी निर्भर कर रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियां लूं। विशेष स्थिति, प्रथम स्थिति यह है यदि थीटा बराबर 0 हो, 0 डिग्री हो। इसका क्या तात्पर्य है कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। इस प्रकार अगर हम यहाँ विद्युत क्षेत्र यूं दिखाएं, ये विद्युत क्षेत्र है और द्विध्रुव भी इसी दिशा में है इस तरह से, तो माइनस Q और प्लस Q पर बल क्षेत्र की दिशा में और माइनस Q पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। दोनों बल समान, विपरीत दिशा, क्रिया रेखा भी एक, और इस प्रकार दोनों बल एक दूसरे को निरस्त करेंगे। बल युग्म का भी निर्माण नहीं होगा, परिणाम स्वरूप बल आघूर्ण यहाँ शून्य होगा। तो हम सूत्र में जाएं, टॉ बराबर P E साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो जो बल आघूर्ण है वो मिनिमम हो गया, दैट इज 0। और यह द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। स्थायी साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड स्थिति, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो भी टॉ बराबर PE साइन 180 होगा, और फिर साइन 180 की वैल्यू 0, तो टॉ पुनः मिनिमम ही आएगा, बल आघूर्ण शून्य होगा। लेकिन विचार करें, यहाँ धनावेश और यहाँ ऋणावेश है, मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है। तो इस पर बल इस दिशा में लगेगा और इस पर बल इस दिशा में लगेगा। दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे, बल युग्म भी शून्य होगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर इसको इस स्थिति से विस्थापित कर दिया तो ये पुनः पूरा घूमकर क्षेत्र की दिशा में आएगा, जब तक कि थीटा बराबर 0 न हो जाए। और इसलिए इसे अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति कही जा रही है। अस्थायी साम्यावस्था कहा जा रहा है। बच्चों थर्ड जो स्थिति है वो है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो इस स्थिति में टॉ बराबर PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है जो कि 1 है। तो टॉ बराबर हो गया PE। ये मैक्सिमम बल आघूर्ण है, यानी किसी द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण तब कार्य करेगा जब वो द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के
लंबवत हो, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है। इस चैप्टर में कुछ आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें हल करने पे हमारा कंसेप्ट और मजबूत होगा। तो हम इस चैप्टर के जो पीछे लगभग 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चनों को समझेंगे और कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगा जिन्हें आप सॉल्व करें और सॉल्व करके जो आपकी नोटबुक है उसकी फोटो खींच के मुझे भेजें। अगर कोई दिक्कत है तो उसमें मेंशन करें। आप नोट कर लें इसको। चलते हैं बच्चों आंकिक प्रश्न की ओर। आंकिक प्रश्न करवाते समय आप अपनी बुक खोल के रखें। मैं भी आंकिक प्रश्न बुक से पढ़ूंगा और आप भी उस प्रश्न को देखें। बच्चों आंकिक प्रश्न जो कि आपकी नोटबुक में दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ता हूं, आप भी अपनी बुक से इस प्रश्न को देखें। बच्चों पहला प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोले। ये रहे दो आवेशित गोले, ये रहे आवेशित गोले हैं। मान लेते हैं सजातीय आवेशी है जिनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर यहां लिख दूं मैं r बराबर 30 सेंटीमीटर। जो दिया हुआ है उसे आप पहले नोट कर लें। बच्चों दोनों गोलों पर आवेश 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। तो उनके मध्य बल की गणना करो। तो बल कितना होगा हम जानते हैं। दो आवेशों के बिंदु आवेशों के मध्य जो बल होता है वो कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है, K Q1 Q2 r²। सिंपल क्वेश्चन। वैल्यू रखें। K का मान आप जानते हैं, K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख के आप सॉल्व कर ले और दिक्कत हो तो मुझे बताएं। इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दूसरा मैं पढ़ता हूं। दो समान धातु के गोले जिन पर 10 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम है। Q1 10 माइक्रोकूलाम और Q2 -20 माइक्रोकूलाम आवेश है। इन्हीं गोलों को ले ले हम। तो बच्चों यदि एक दूसरे से संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी तक रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बलों का क्या अनुपात होगा। अब ये दोनों गोले हैं, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो हम मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस r है और इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है। Q2 आवेश है जो कि ऋण आवेश दिया गया है, माइनस आवेश। तो पहले इनमें कितना बल लग रहा है तो मैं निकालूं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से अभी कितना बल है, F बराबर K Q1 Q2 r²। r मान लिया मैंने। अब इन दोनों गोलों को प्रश्नानुसार दोनों गोले समान गोले हैं। समान गोले हैं इसका मतलब इन दोनों की धारिताएं समान है। और अगर इन दोनों गोलों को एक बार स्पर्श करवाया जाएगा इस प्रकार से तो स्पर्श कराने पर दोनों गोलों पर समान आवेश आ जाएगा और वो दोनों गोलों का औसत मान होगा। स्पर्श करा के अब मैंने इसको यहाँ हटा दिया और पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जितनी दूरी पर पहले थे। तो कितना आवेश आया, प्रश्नानुसार दोनों गोलों पर आवेश जो आएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2/2। तो यहां पर बन गया बच्चों Q की वैल्यू आ जाएगी, आप वैल्यू रख दें यहां पर
10 माइक्रोकूलम प्लस -20 माइक्रोकूलम अपॉन 2 एंड दैट इज -5 माइक्रोकूलम। अब इनका आवेश समान हो गया, इनका आवेश अब हो गया Q। इस स्थिति में कितना बल लगेगा? इस स्थिति में उन्हें उतनी दूरी पर ही रख दिया है। इस स्थिति में दोनों गोलों पर बल, गोलों पर बल से F डैश के Q1 Q2 दोनों सेम है आवेश, तो Q रख दिया R स्क्वायर। अब दोनों बलों का अनुपात पूछ रहा है। अब ये ध्यान रखें कि किससे किसका अनुपात पूछा है, तो यदि दोनों बलों को संपर्क में लाकर अलग अलग पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में आप बलों का अनुपात निकालें। तो प्रथम अवस्था ये थी, दूसरी अवस्था ये है। अतः बलों का अनुपात, बलों का अनुपात क्या आएगा? F अपॉन F डैश। F ये रहा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड F डैश दिस के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो आप देखें K से K कैंसिल, R स्क्वायर टू R स्क्वायर कैंसिल। नाउ पुट द वैल्यू Q1 इज 10 माइक्रोकूलम। हम परिमाण ले रहे हैं, ऋणात्मक धनात्मक को नहीं देख रहे हैं। 10 माइक्रो मतलब 10 की घात -6 Q2 20 माइक्रो अपॉन Q इज 5 माइक्रोकूलम। 5 10 रेज़ टू द पावर -6 होल स्क्वायर। Q स्क्वायर है बच्चों, -6 -12 एंड -12 टू 10 रेज़ टू द पावर -12 कैंसिल हो गया। अब आप यहां पर इसको काट लें, ये तो ये हो गया 10 इंटू 20/5 इंटू 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 8। तो जो फोर्स का रेशियो है 8/1 कर दें तो F अपॉन F डैश is 8/1, then F is to F dash is 8:1। The answer। थर्ड क्वेश्चन है, नोट करें, आप बुक में देखते रहें क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है कि उतार लें, मैं जब तक साफ कर दूं। बच्चों, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर 3 आवेश +2q -q और -q आवेश स्थित है। इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष हैं, चित्र दिया गया है तो आप उसी चित्र को लें। यहां +2q है, B पर -q और C पर भी -q आवेश दिया गया है। बच्चों, ABC पर चित्र अनुसार रखा है, तो चित्र आपके डायग्राम जो है उसमें दिया गया है। बच्चों, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होंगे 60 डिग्री के। अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ये द्विध्रुव है? द्विध्रुव का तात्पर्य है दो समान आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत हो, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखे हो, लेकिन अत्यल्प नहीं हो तो भी हमें उन्हें द्विध्रुव मान लेना है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है स्मॉल a, मान लेते हैं स्मॉल डिस्टेंस है। तो यहाँ एक -q, ये 2q है, 2 + q है, प्लस के 2q है, तो एक q यहाँ पर द्विध्रुव बनाएगा और एक यहाँ पर द्विध्रुव बनाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, दो द्विध्रुव बन रहे हैं और दोनों द्विध्रुवों का आघूर्ण, थर्ड क्वेश्चन, दोनों द्विध्रुवों का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो सेम होगा। P1 और P2 नाम दे दूं। द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा कौन सी होगी, क्योंकि सदिश भौतिक राशि है बच्चों और इसलिए इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये होगी, माइनस से प्लस आवेश की ओर यूं, और इस द्विध्रुव की दिशा वही ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर। इसको मैं P1 कह दूं, इसको मैं P2 कह दूं। क्योंकि दोनों सेम ही है इसलिए आप सेम रख सकते हैं, PP भी नाम दे सकते हैं। बच्चों इन दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है ये 60 डिग्री होगा, सेम शीर्षाभिमुख कोण होगा, 60 डिग्री के हैं। अब इन दोनों का परिणामी आवेश निकालना है, तो परिणामी आवेश निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इनको घटकों में वियोजित करो जो कि द्विध्रुव के निरक्ष पे आपने सीखा, या फिर समांतर चतुर्भुज की विधि लगाए। तो इससे मैं एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करता हूं। समांतर चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए इसके समांतर ये रेखा खींची और इसके समांतर ये रेखा खींची, और इस प्रकार दोनों सदिशों के कटान बिंदु से गुजरने वाला ये विकर्ण परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। ये तो ये परिणामी सदिश यानी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो हम समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से P बराबर, याद करें नियम 11th में आपने सीखा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 एंड कॉस ऑफ थीटा। बच्चों P1 का मान भी QA, P2 का मान भी QA प्लस 2 P1 P2 QA, दो बार है P1 P2 तो यहाँ स्क्वायर कर दूं cos थीटा, और cos थीटा जो है 60 डिग्री है, cos 60 का मान 1/2, तो QA होल स्क्वायर 3 टाइम्स है तो ये बन गया 3Q स्क्वायर। तो बच्चों QA रूट 3 रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ चार्ज की वैल्यू दी हो तो चार्ज की वैल्यू रख दें। ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट करें। चौथा प्रश्न, प्रश्न बहुत ही सरल है, आप एक बार देख लें और सारे कंसेप्ट पे बेस्ड है और बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जो कि मैंने 8th क्वेश्चन ले लिया है बच्चों, जो मुझे थर्ड लेना था, तो मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी, फिर वैसे ही सवाल है, भुजा ए वाले, वो 8th क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q है, चित्र में दिया गया है, आप देखें, इसको ए बिंदु मान रखा है और यहाँ पर Q आवेश दिया है, ये बी बिंदु है, यहाँ पर भी Q आवेश दे रखा है। तो कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये बिंदु C है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। उसी तरह का क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण a दूरी पर यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हम जानते हैं E बराबर KQ बाई R स्क्वायर, Q बाई R स्क्वायर, R ये है और इसके कारण भी यही होगा, तो दोनों के मैं नाम वही रख देता हूं, E1 और E2। तो E1 की दिशा बाहर की ओर, E2 की दिशा इससे भी बाहर की ओर, फिर वही स्थिति प्राप्त हो रही है। आपको परिणामी तीव्रता निकालनी है। जो 8th क्वेश्चन था उसी टाइप का ये थर्ड क्वेश्चन। बच्चों विद्युत क्षेत्र पर आधारित एक और प्रश्न है जिसकी हम चर्चा करेंगे, प्रश्न नंबर 6, जो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये अंतिम प्रश्न लूंगा, इसके बाद अगले वीडियो में मैं प्रश्न डालूंगा। तो प्रश्न 6 है कि चित्र में दिया गया है 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हैं। ये एक वर्ग है, मान लेते हैं ये एक वर्ग है जिसके ये विकर्ण है और इसके जो कोने हैं
इन कोनों को चित्र में नाम दिया गया है, आप वही नाम लें, ए बी सी और डी। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश कैपिटल क्यू है, यहाँ पर प्लस 2q आवेश माइनस 2q एंड माइनस q आवेश दिया गया है। भुजा इसकी वर्ग की 2 सेंटीमीटर है। बच्चों कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये इसका केंद्र है, ओ बिंदु। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो कूलॉम का नियम, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता kq/r², और फिर उन चारों के कारण जो तीव्रताएं प्राप्त होगी उसका हम सदिश योग प्राप्त करेंगे। तो हमें इस बिंदु के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये डिस्टेंस चाहिएगी, ये वाली दूरी, और इसी तरह से हमें बाकी की सारी दूरियां चाहिएंगी जो सारी समान होगी, क्योंकि वर्ग में हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण मध्य बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके ये मध्य बिंदु, ये डिस्टेंस समान होगी, ये समान होगी, क्योंकि दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो मैं किसी तरह से ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं a मान लूं तो ये भी a होगा। तो यहाँ बौद्धायन प्रमेय से ये लंबवत है, तो ये कर्ण बन गया। 2² बराबर a² प्लस a², दैट इज 2a² इक्वल टू 4। तो a² इक्वल टू 2, a² और रूट ले लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी और √2। तो ये डिस्टेंस हमारे पास ज्ञात हो गई और √2 है। ये चारों डिस्टेंस और √2 है। अब हमें पहले इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा ये होगी, और इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी। तो दोनों परस्पर विपरीत दिशा में होंगे, इसलिए एक दूसरे को निरस्त करेंगे। अगर बराबर है तो, चूंकि बराबर नहीं है तो एक दूसरे से घटेंगे। तो मैं लिखूं B पर B2q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको नाम दे दूं मैं EB kq/r²। r मीन्स दिस डिस्टेंस, मैं इसको a² लिख देता हूं, ठीक है। और इसी प्रकार DQ के कारण ED। तो बच्चों ये आ गया kq/r²। अब ये दोनों परस्पर विपरीत दिशा में है, तो B व D पर आवेश के कारण परिणामी तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर, इसको E1 नाम दे दूं, विपरीत दिशा में घटेगी, बड़ी में से छोटी तीव्रता घटेगी, तो दिस EB माइनस ED, EB माइनस ED, ये आई EB k2q/a² माइनस kq/a²। एलसीएम लेके घटाएं, आप कॉमन ले लो तो आएगा kq/a²। ये तीव्रता E1 आई। इसकी परिणामी तीव्रता की दिशा किधर होगी? तो इस आवेश के कारण तीव्रता ये है और इस आवेश के कारण ये है, तो परिणामी तीव्रता आपकी इस दिशा में आएगी। ये दिशा नहीं रहेगी, परिणामी तीव्रता हमें इस दिशा में प्राप्त होगी। इसको आप थोड़ा गहरा कर लें जिससे आगे काम आएगी। ये दिशा हमें ज्ञात होगी, तो ये बनी E1। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार A व C पर आवेश के कारण परिणामी तीव्रता,
परिणामी तीव्रता, इसको मैं नाम दे दूं E2। थोड़ा विचार करें, ऋणावेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता अंदर की ओर आएगी इस दिशा में, और इस आवेश के कारण इधर की ओर आएगी। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन चूंकि इस आवेश के कारण ये तीव्रता अधिक है, इसलिए परिणामी इस दिशा में प्राप्त होगी। तो इस तीव्रता को मैं परिणामी तीव्रता E2 कह दूंगा। तो बच्चों E2 बराबर दिस K 2Q बाई ए स्क्वायर माइनस KQ बाई ए स्क्वायर। इसी तरह से है, तो ये आ गया आपकी E2 बराबर KQ बाई ए स्क्वायर। हालांकि हमारे पास ए की वैल्यू है, Q की वैल्यू यहाँ पर 2Q के रूप में ही दी हुई है। बच्चों अब विचार करें परिणामी तीव्रता। तो बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी? समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो समांतर चतुर्भुज के लिए पहले इसके समांतर यहां से एक रेखा खींची और इसके समांतर एक रेखा खींची, और दोनों तीव्रताओं के कटान बिंदु से गुजरने वाला ये विकर्ण जो है, ये परिणामी तीव्रता को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता को मैं लिख दूं E। तो दिस इज रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, और थीटा इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। E1 E2 की वैल्यू भी सेम है, तो हम वैल्यू रख देते हैं। तो E बराबर cos 90 की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 हो जाएगी, इसलिए ये पद समाप्त हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू KQ बाई ए स्क्वायर, KQ बाई ए स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू भी KQ बाई ए स्क्वायर, और इन दोनों का होल स्क्वायर है, तो ये बन गया 2 KQ बाई ए स्क्वायर। रूट में आ गया तो KQ बाई ए स्क्वायर रूट 2, ये परिणामी तीव्रता ज्ञात होगी। अब यहाँ जो वैल्यू दी गई हैं, इन वैल्यू के आप मान रख दें, क्योंकि यहाँ Q इज गिवन, इट इज 0.02 माइक्रोकूलम, और A की वैल्यू हम यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं। तो मैं वैल्यू रख दूं इसकी, अतः E बराबर K 9 इंटू 10⁻⁹ Q 0.02 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है, और रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू जो है फिर रूट 2 की जगह 2 हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगी, और इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो परिणामी तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। और इसकी दिशा जो है हमें इस दिशा में प्राप्त हुई है, जिसे हम C से D की दिशा कहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों ये एक प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन हमने देखा। आप फिर वीडियो को पॉज करें और उतार लें। तो आज हमने अपने इस वीडियो में विद्युत द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो किस प्रकार बल आघूर्ण लगता है उसकी चर्चा करी, और कुछ हमने आंकिक प्रश्नों को भी सॉल्व किया। एक आंकिक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में है, आप करें और उसका पिक्चर खींच के मुझे भेज दें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप बराबर पढ़ाई कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा और जो शेष इसके आंकिक प्रश्न है उसके हल आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।